नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये हमारे बीए प्रोग्राम जिसमें पॉलिटिकल साइंस जिसका भी एक सब डिसिप्लिन है बीए प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है जो फोर्थ सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो इस पेपर के माध्यम से क्या करा जाता है कि आपको एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराया जाए। बहुत सारी थ्योरीज हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक राज्य जब वो अपने डोमेस्टिक अपने घरेलू क्षेत्र से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक स्तर पर जब जाता है तो वो किस तरीके से व्यवहार करता है, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटीज क्या क्या होती हैं, और हम कैसे जो व्यवहार है राज्यों का, जिसको इम्पोर्टेंट एक्टर के रूप में समझा जाता है, जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है स्टेट का, वो किस तरीके से हम उसको थ्योराइज कर सकते हैं, वो स्टेट के बिहेवियर को हम किस तरीके से थ्योराइज कर सकते हैं। तो हम पहली यूनिट में देखें जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमारा पेपर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको इंटरनेशनल आईआर के बारे में पता होना चाहिए, आईआर है क्या। उसके बाद देखिए आपको जो पहली यूनिट के अंदर बहुत सारे अप्रोचेस दिखे हैं, अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें पहला जो प्रमुख अप्रोच है, और ये बहुत प्रमुख ट्रेडिशन है आईआर का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, जिसमें क्या है कि क्लासिकल रियलिज्म हैंस जे मोर्गेंथो, नियोरियलिज्म केनेथ वॉल्ट्ज। तो इनका जो यथार्थवाद है, जो शास्त्रीय यथार्थवाद है, जिसको क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, और उसके बाद जो नियोरियलिज्म है, जो चेंजेस आए, जो बदलाव आए, जो नियो रियलिज्म है, उन दोनों को हमें समझना है कि कैसे ये स्टार्ट होता है। रियलिज्म जो यथार्थवाद है, जैसे कि शब्द में समझ में आ रहा है यथार्थ, जो ये एग्जिस्ट करता है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो इस थ्योरी में किस तरीके से जो स्टेट का बिहेवियर है उसको एनालाइज करने की कोशिश करा है, वो किस तरीके से स्टेट के बिहेवियर को आगे फॉरवर्ड करता है कि हाँ, आपको इस स्वरूप में स्टेट को अपने इस स्वरूप में आगे अग्रसर होना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस स्वरूप में अग्रसर या फिर फॉरवर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन कंपलसरी या फिर 100% आता ही है रियलिज्म के बारे में। ठीक है, तो रियलिज्म से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली क्लासिकल एंड न्यू रियलिज्म से मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा, और एक उसका क्रिटिक भी आता है, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ हैंस जे मोर्गेंथो है या रियलिज्म का है, तो कई बार उसको भी ऐड कर दिया जाता है। तो आज के जो लेक्चर में हम इस पे चर्चा करेंगे कि यथार्थवाद क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, ठीक है, न्यू रियलिज्म क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनके, कौन कौन से फीचर्स हैं रियलिज्म के। और डेफिनेटली ये जो रियलिज्म जो ट्रेडिशन है, जो रियलिज्म जो परिदृश्य है, वो यथार्थवाद जो परिदृश्य है, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय समझ में एक अच्छी भूमिका प्रदान करेगा कि आप स्टेट का जो व्यवहार है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो अपने जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उसको कैसे अचीव कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्या क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम क्या है। तो उन सब के बारे में यह थ्योरी, यह सिद्धांत आपको परिचित कराने की कोशिश करेगा। देखिए, रियलिज्म से जाने से पहले हमें सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये किसका अध्ययन है। ये जो हम आईआर जो पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में है, किस चीज की और हमें अग्रसर करता है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं कि कैसे एक राज्य, कैसे देश, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ज्यादातर जो स्टेट होता है वो देश ही है, जिसको देश बोलते हैं, कंट्री। ठीक है, अब देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कंट्रीज जो हैं वो रिलेट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित होती हैं, किस तरीके से बातचीत करती हैं, कौन कौन से स्वरूप में वो नेगोशिएट करती हैं। इन सब का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, किस तरीके से एक वैश्विक
स्तर पर जो देश हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। तो यहां पे ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ कि कैसे जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से रिलेट करते हैं, कैसे कन्फ्लिक्ट जो है, जो संघर्ष है दोनों के बीच में, उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं, किस तरीके से उसका समाधान करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे में देखें कि हाउ कंट्रीज विथ और ईच अदर, ठीक है, कि किस तरीके से जो देश हैं, जो राज्य हैं, किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से कंपीट करते हैं और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करते हैं या रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड यूज हो सकता है, एड्रेस एंड रिजॉल्व। तो कैसे देश संयोग, बातचीत करना, स्पर्धा, टकराव एक दूसरे के साथ किस तरीके से करते हैं, इस सब का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दर्शाता है। इन्हीं सभी चीजों को हमें समझना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर कि कैसे और देखिए जो राज्य है, जो देश है, वही क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक्टर है जिसको एक्टर बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर एक्टर है तो वो स्टेट है अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एंड ऑल्सो अदर ट्रेडिशन ऑल्सो। देख सकते हैं कि कैसे राज्य और गैर राज्य, अब देखिए जो स्टेट है, जो राज्य है, वो तो प्राइमरी एक्टर है, मगर नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होंगे? जो अनऑफिशियल एक्टर है, जो अंतरराष्ट्रीय, जैसे एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का जो क्लब है, ठीक है, और एमएनसीज को भी आप समझ सकते हैं, किसी कंट्री की एमएनसीज को, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है नेगेटिव और पॉजिटिव, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नॉन एक्टर या फिर गैर अभिनेता के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद अब हमको समझना है कि देश और राज्य क्या है। देखिए आप सबने पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे पेपर पढ़े होंगे जिसमें डेफिनेटली आप सबको क्लियर आइडिया होगा कि नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, ठीक है, कंट्री क्या होता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा जस्ट रिमेंबर, मतलब आपको याद कराने के लिए या फिर एक दोबारा से आपको अनुभूति हो, उसके लिए मैंने ये स्लाइड ऐड करा है कि एक राज्य या देश क्या है। ठीक है, तो क्या है, एक स्वशासित राजनीतिक इकाई है जी। क्या है? एक स्वशासित राजनीतिक, अ सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल एंटिटी और पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, अ सेल्फ कि वो अपने आप में स्वशासित है, उसकी गवर्नमेंट है, उसके लोग हैं, अपने स्वशासित रूप से अपने आप का विकास कर रही है, अपने आप को सस्टेन रख रखी है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि एक सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल एंटिटी है। ठीक है, दूसरा क्या है, टेरिटरी विथ इंटरनेशनली, कि जितना भी उसका सीमाएं है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलता हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी ना किसी देश की सीमा से मिलता हो और उसे मान्यता प्राप्त हो। इधर यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है, देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता नहीं है प्राप्त, रिकॉग्नाइज नहीं हो रखी हैं। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है स्टेट होने या राज्य होने में, कि उसका जो टेरिटरी है वो इंटरनेशनली और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जो जितना भी उसका बॉर्डर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, एक स्थायी आबादी होनी चाहिए, एक परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, कंट्री का पॉपुलेशन होना जरूरी है, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, अ गवर्नमेंट, और मेन इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का क्या मतलब है कि इंटरनली और एक्सटर्नली आप कोई भी डिसीजन फॉर्म करने के लिए एकदम फ्री हो, फ्री। ठीक है, आंतरिक और बाहरी रूप से आप एकदम स्वतंत्र हो कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तभी आप संप्रभु कहलाएंगे। और ये वर्तमान आधुनिक राज्य का सबसे प्रमुख अंग है और प्रमुख आयाम है। और लास्ट में क्या है, अन्य बाहरी राज्यों से मान्यता, कि बहुत सारे अदर स्टेट हैं वो भी मान्यता प्रदान करें कि हाँ ये स्टेट है, ये स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो इन सभी
कंपोनेंट से मिलकर, इन सभी फैक्टर्स से मिलकर एक कंट्री और एक देश का निर्माण होता है। और यही आगे जाके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्शंस और अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करता है या साधने की कोशिश करता है। आगे थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में करेंगे जब हम रियलिज्म करेंगे, मगर एक थोड़ा सा जिस्ट देने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा, जो रियलिज्म है, जो यथार्थवाद है, वो इस अवधारणा को बहुत प्रमुखता से देता है। तो इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज पावर। ठीक है, पावर क्या है? किसी भी राज्य की क्षमता से संबंधित है। स्टेट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट। एक राज्य की ऐसी क्षमता जो दूसरे राज्य की जो बिहेवियर है, जो कार्य का व्यवहार है, उसको बदल सके, मॉडिफाई कर सके, वो पावर के संदर्भ में हम परिभाषित कर सकते हैं, या शक्ति के संदर्भ में हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए मैंने हिंदी में लिख रखा है, शक्ति एक राज्य की क्षमता को संदर्भित करती है, दूसरे राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। देखिए अब जो शक्ति, जो पावर है, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत देखिए शक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप इसके माध्यम से अपने जितने भी नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट किसी भी फॉरेन पॉलिसी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। उस नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हमें शक्ति की जरूरत होती है। और जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और अच्छे से गेन कर पाते हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। अच्छे से ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज, जो संसाधन है, वो जुटा सकते हैं। तो इसलिए ये शक्ति की जो अवधारणा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए अब हम बात करते हैं यथार्थवाद। देखिए यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद और रियलिज्म क्लेम्स टू एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता को दर्शाने का वादा करता है। ठीक है, दर्शाने का वादा करता है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी थ्योरी पे आने से पहले हम इसकी थोड़ा सा जड़ों को देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसके वर्क से ये स्टार्ट। तो देखिए जो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम से हैं। जैसे फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म, वर्क्स ऑफ थ्यूसिडाइड्स, है ना, और कौटिल्य, जो चाणक्य या कौटिल्य, उनके दर्शनों, उनकी किताबों से हमें ये देखने को मिलता है। रियलिज्म के जो सिद्धांत हैं, जो रियलिज्म के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं और जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है, वो कहाँ से हमें इनके वर्क से दे। तो जो रियलिज्म जो ट्रेडिशन है, जो यथार्थवाद की जो परंपरा है, वो बहुत पुरानी है। उसकी जड़ें कहाँ हैं? एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट ग्रीक से मिलती हैं। देखिए तो यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि जो इसकी जो जड़ें हैं वो एंशिएंट टाइम से मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि ये जो ट्रेडिशन है, जो यथार्थवाद, जो रियलिज्म है, वो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, उसके बाद ये डोमिनेंट हो गया। ठीक है, ये डोमिनेंट फोर्स में एक बदल गया कि ये जो डिसिप्लिन है, ये जो एकेडमिक्स के अंदर, ये जो आईआर के डिसिप्लिन के अंतर्गत जो रियलिज्म है, जो पॉलिटिकल रियलिज्म है, वो एकदम डोमिनेंट हो गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऊपर से ये जो है, ये वाला जो है, ये एंशिएंट रियलिज्म, मतलब एकदम पुराने। अब देखिए ये जो रियलिज्म है वो एक्चुअल में जो पॉपुलराइज हुआ है वो हैंस जे मोर्गेंथो, एक थिंकर है जिनको आप लोग को पढ़ना है। मैंने सबसे फर्स्ट में भी दिखाया था हैंस जे मोर्गेंथो का क्लासिकल रियलिज्म, जो कि क्या है, एक जूइश जर्मन माइग्रेंट थे जो यूएस पहुंचे थे। ठीक है, उन्होंने 6 सिद्धांत दिए थे, 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, और इसी की महत्वता आज भी है। और इनकी जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक में से एक मानी जाती है। और इसको
जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी थिंकर्स हैं आईआर, वो कंपलसरी तौर पे इसको पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इसको याद रखिएगा। इधर एक नाम और मिल रहा है जो एक्चुअल में जो रियलिज्म है, जो क्लासिकल रियलिज्म को एक अच्छे स्वरूप में परिभाषित करते हैं, वो है हैंस जे मोरगैंथो। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं हैंस जे मोरगैंथो की, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म में। और इनकी ये जो सबसे प्रसिद्ध बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये इस बुक को भी याद रखिएगा। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो बुक्स का नाम जरूर मेंशन करिएगा कि एक्चुअल में जो आपका आंसर है वो कोई मनगढ़ंत आंसर नहीं है, वो आपने इमेजिन करके नहीं लिखा है, ठीक है। उसके पीछे आप तर्क दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, और इसी से आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं जब आप रेफर कर रहे होते हैं अपने आंसर को, जब आप कोई अपना डिसीजन फॉर्म कर रहे होते हैं या अपना कोई आंसर बना रहे होते हैं, तो आप जब रेफर करते हैं थिंकर्स को तो उससे पता चलता है एग्जामिनर को कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ा है और ये जो आंसर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है सब्जेक्टिव वे में भी, तो ये अपने आंसर को फॉर्म करते समय बहुत सारे तर्क दे रहा है या रेफरेंस ले रहा है। देखिए जो यथार्थवाद है ना, नो डाउट मोरगैंथो का बहुत अच्छा योगदान है, बहुत प्रमुख योगदानों में से एक मोरगैंथो का है। मगर इस ट्रेडिशन को ना और भी थिंकर्स हैं, उन्होंने बहुत रिच करा है या फिर बहुत अच्छे स्वरूप में व्यक्त करने की कोशिश करी है। और मोरगैंथो ने बहुत ऐसे थिंकर है जिनको ऑर्गेनाइज भी करा है, क्योंकि एक्चुअल में जो मोरगैंथो का वर्क है उसने इस ट्रेडिशन को एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो जिसमें से कुछ नाम है जैसे E.H. कार हो गए, ठीक है, हेनरी किसिंगर, रॉबर्ट गिलपिन और भी अदर्स। तो इन सब का भी योगदान इस अध्ययन को आगे प्रोत्साहित करने, आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। और इस ट्रेडिशन के अंदर देखिए कुछ मतभेद भी है, और भी जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग स्वरूप में दिया है, मगर कुछ इन सभी के अंदर एक जो समानताएं हैं, जैसे राज्यवाद को लेकर, स्टेटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, ये सभी ये जितने भी थिंकर हैं इन सभी पे एक ही मत रखते हैं, ठीक है। ये एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड करता है इन सभी थिंकर्स के लिए, स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। राज्यवाद, उत्तरजीवितावाद और स्वयं की सहायता। अब देखिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रियलिज्म की, जो बेसिक स्टोरी लाइन है, वो क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऑर्डर है वो क्या है, वो एनार्किकल है। एनार्किकल का क्या मतलब हुआ कि देखिए इसको हम मत्स्य न्याय से समझ सकते हैं, मत्स्य न्याय, ठीक है, मत्स्य न्याय। इसका मतलब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक अथॉरिटी नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सभी देशों के व्यवहार को कंट्रोल कर सके, कि हर देश को क्या कर सके, नियमित कर सके, उसके व्यवहार को अनुरूप दे सके, स्वरूप दे सके, ऐसा कोई है ही नहीं। इसलिए क्या है कि हर स्टेट क्या करता है, अपनी मर्जी से व्यवहार करता है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि जैसे सर क्या नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे UN भी तो है, मगर देखिए UN भी तो बहुत सीमित है ना, बहुत सारे देश इसको मानते नहीं है। जो अमीर देश हैं वो जो डेवलप्ड हैं वो इसके बहुत सारे डिसीजन को मानते नहीं है, जैसे चाइना ही हो गया, जो डेवलपिंग नेशन है वो भी नहीं मानता है कई बार, ठीक है। तो ये जो रियलिज्म का जो बेसिक प्रेमाइसिस है वो ये मान के चल रहे हैं कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी एक महासरकार नहीं है, एक बड़ी सरकार नहीं है, ठीक है। और इसीलिए क्या है, वहां पे एनार्की है। एनार्की का मतलब क्या है, यहाँ पे आतंक है, ठीक है, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो रेगुलेट कर सके स्टेट्स के बिहेवियर्स को। तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब जैसे देखिए देश के अंदर एक गवर्नमेंट होती है ना, एक देश है, एक गवर्नमेंट है, और यही सारे डिसीजन फॉर्म करेगी, फैसले लेगी, क्या चीज ठीक है, क्या चीज। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा है कि कोई देश, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन है जो ये फैसला ले,
तो इसी चीज को ये संदर्भित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी ऐसा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। ये इनका बेसिक आउटलाइन है, ठीक है। और क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, क्या है, बहुत सारे सॉवरन यूनिट है, ठीक है, टेरिटराइज्ड नेशंस हैं, ठीक है, और भी स्टेट्स हैं। तो इन सब में क्या है, हर किसी में होड़ लगा रहता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को बनाए पूरा करने के लिए, और कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इनको नियमित कर सके, रेगुलेट कर सकते हैं। तो यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग मान के चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये अपनी पावर का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन है तो एक जो राज्य है, जो स्टेट है, वो क्या करे फिर जब एक इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक दौड़ लगी हुई है, कोई किसी चीज को रेगुलेट नहीं कर रहा। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर राज्य अपने आप को कैसे जीवित रख सके, कैसे अपनी यथास्थिति या फिर अपने पहचान को बनाए रखे। तो ये सिद्धांत इन मुद्दों, इन अवधारणाओं को परिभाषित करता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टेट को किस फॉर्म में देखते हैं। देखिए, जो स्टेट है वो अदर इंस्टीट्यूशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। जो स्टेट है वो अन्य संस्थाओं से कैसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कि स्टेट के पास क्या है, स्टेट हैज अ लेजिटिमेट मोनोपोली ऑफ ओवर वायलेंस, कि जो स्टेट के पास क्या है, उसके पास मोनोपोली है, लेजिटिमेट मोनोपोली है वायलेंस की, हिंसा करने की, और किसी संस्था के पास ये नहीं है। ये अधिकार की और किसी संस्था के पास नहीं है, ठीक है। तो वो स्टेट को इस स्वरूप में देखते हैं, ठीक है, वेवेरियन कंस्ट्रक्ट में देखते हैं स्टेट को। और जैसे ही हम राज्य के क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो क्या मिलता है हमें राज्य के क्षेत्र से बाहर जाते ही? राज्य के क्षेत्र से बाहर जाते ही क्या है, स्फीयर ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताओं का क्षेत्र शुरू हो जाता है, युद्ध आ जाता है, एनार्की आ जाएगा, अराजकता, ठीक है, वेयर नो अथॉरिटी स्टैंड्स, कोई और अथॉरिटी नहीं आता। स्टेट के अंदर ही आपको अथॉरिटी मिलेगा, स्टेट के बाहर नहीं है, ठीक है। स्टेट के जो बाहर है वहां पे कोई अथॉरिटी काम नहीं करता है, वहां पे क्या है, वॉर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से तरीके से समझो कि जैसे रामायण में जो लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा, ठीक है। तो इस लक्ष्मण रेखा से पहले जो राज्य है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखेगा, हर चीज ऑर्गेनाइज होगी, आपका लाइफ भी प्रोटेक्टेड रहेगा। और जैसे ही आप स्टेट के डोमेन से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चितताएं हैं, कुछ भी संभव है, ठीक है। स्फीयर ऑफ अनसर्टेनिटी, वॉर, एनार्की, कुछ भी हो सकता है। तो ये लक्ष्मण रेखा वाले कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो स्टेट है वो हमने ये पढ़ा है लिबरलिज्म के अंदर कि जो इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, एक रैशनल बीइंग होता है, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होता है, एक रैशनल बीइंग होता है। और इधर हम क्या समझ रहे हैं कि स्टेट एज अ रैशनल एक्टर आर सोलली मोटिवेटेड बाय देयर परसीव्ड सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो जो तर्क संगत अभिनेता हैं वो पूरी तरह राज्य को किसके रूप में संदर्भित करते हैं कि वो अपने केवल और केवल राष्ट्रहित से ही प्रेरित हो, ठीक है। केवल और केवल उनके लिए क्या मायने रखता है ये जो बाहर डोमेन पे किसी भी राज्य का, ये जो जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर आएगा राज्य, ठीक है, राज्य, तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए कि वो कैसे राष्ट्रहित को, ठीक है, राष्ट्रहित को पूरा कर पाए, ठीक है। राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही मेन फीचर होना चाहिए किसी भी राज्य का, एज अ रैशनल एक्टर। प्लीज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तर्कसंगत अभिनेता, ठीक है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है।
ये समझ लिया हमने स्टेट के बाहर कैसा सिचुएशन है, फिर स्टेट को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए जैसी इंटरनेशनल रिलेम में आता है। ठीक है, इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि जो इसका बेसिक आउटलाइन क्या है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेन अथॉरिटी नहीं है जो रेगुलेट कर सके। ठीक है, और वेवेरियन वे में ये स्टेट को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, उस तरीके से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि स्टेट इस तरीके का है। अब देखिए रियलिज्म ये मान के चल रहा है कि स्टेट क्या है, वो एक रैशनल एक्टर है। अब देखिए ये जितने भी सॉवरन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी सॉवरन हैं विल्स हैं, जो सॉवरन स्टेट हैं, वो एक एनार्किकल सेटअप में एक अराजकतापूर्ण स्थिति में क्या करेंगे, क्या एक जो तार्किक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, एक ऐसी स्थिति जहां पे अनसर्टेनिटी है, वॉर है और भी इश्यूज हैं, तो इसमें क्या करेगा एक रैशनल एक्टर जो एक बुद्धि युक्त या फिर एक विवेकपूर्ण जो राज्य है वो क्या करेगा, वो कोएलिशन करेगा। क्या करेगा, गठबंधन करेगा। गठबंधन किस लिए करेगा, क्योंकि उसे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा कि अगर उसको क्या करना है, अन्य राज्यों के साथ कंपीट करना है। ठीक है, कोई दूसरा उसकी टेरिटरी पे कब्जा ना कर ले, ठीक है, कोई दूसरा कोई उस पर आक्रमण ना कर दे, तो वो क्या करेगा, बैलेंस ऑफ पावर, तो क्या करेगा, कोएलिशन। तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, बहुत सारे स्टेट्स जैसे नेटो फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये नेटो क्या है, ये कोएलिशन ही तो है, मिलिट्री कोएलिशन है। ठीक है, तो और इंडिया ने जैसे सार्क बना लिया। ठीक है, और क्या है, और भी बहुत सारे, जैसे यूरोप में क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो एनार्किकल सेटअप में, अराजकतापूर्ण स्थिति में मत्स्य न्याय वाली अवधारणा के अंदर क्या करेंगे, जो राज्य है वो क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। किस लिए गठबंधन करेंगे, कि वो एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस को काउंटर करना है, तो यूएस को आप डायरेक्ट वे में काउंटर नहीं कर सकते। चाइना को फॉर एग्जांपल, चीन ही देख लो, हमारा इमीडिएट नेबर है, हम उसको डायरेक्ट वे में काउंटर नहीं कर सकते। तो हम किस तरीके से काउंटर करेंगे उसको, बहुत सारे, जैसे हम आसियान से अपनी पार्टनरशिप कर लें। ठीक है, आसियान, ईयू, ठीक है, जो सोलर अलायंस है, ठीक है, अलायंस, और भी यूएस के साथ मिलिट्री। ठीक है, तो इन सब के गठबंधन के कारण हम चाइना से हम काउंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो एनार्किकल सेटअप में क्या होता है, ये कोएलिशन, गठबंधन को आगे बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होगा, एक शक्ति संतुलन स्थिति आएगी। और शक्ति संतुलन रियलिज्म के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हर राज्य, क्योंकि जब ये मान के चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो जो अराजकतापूर्ण है, तो हर राज्य क्या करेगा, शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कभी आप इसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, कभी उसके साथ, तो अपने बैलेंस ऑफ पावर उसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको अपना सर्वाइवल प्लस इधर सिक्योरिटी, मतलब आपका सर्वाइवल प्लस आपके नेशनल इंटरेस्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे पूरा करा जा सकता है, गठबंधन के द्वारा ही करा जा सकता है। क्या लिखा है, रियलिस्ट मैरी पावर एंड सिक्योरिटी। देखिए अब क्या करते हैं, रियलिस्ट जो ट्रेडिशन है, जो यथार्थवाद है, वो क्या करता है, शक्ति और सुरक्षा दोनों अंतर संबंधित हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो आप जैसी शक्ति के लिए जाइएगा तो आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से ये अन्य जो ट्रेंड्स हैं रियलिज्म के अंदर, जो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, इसी रिलेशन की सिक्योरिटी एंड पावर के रिलेशन को ही अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर डिवाइड हो जाते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म में। ठीक है, उसको आगे हम देखते हैं। देखिए
उसको करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी सभी यथार्थवादी इस बात पे तो सहमत हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, बीओपी जो है, बीओपी वो क्या करता है, बैलेंस ऑफ पावर अमंग डोमिनेट स्टेट्स सिक्योर द स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये जो पावर, बैलेंस ऑफ पावर है, बीओपी है, यही क्या है, सर्वाइवल को सिक्योर करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी लेके आता है, सर्वाइवल, ये रहा स्टेबिलिटी, जिसको स्थायी स्थिरता भी लेकर आता है, क्या नाम है, एक सुरक्षित व्यवस्था भी देता है, एक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, किसके लिए, जितने भी यथार्थवादी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं कि जो हेंजे मोर्गेंथो हैं, जिन्होंने क्लासिकल रियलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद जो दिया, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा। देखिए उनका जो ये विचार है, रेनहोल्ड नेबरहुड के जितने भी सिद्धांत थे उन सबको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज मैनर में प्रस्तुत करा और बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ से उन्होंने अपने सिद्धांतों को लिया इनके दर्शन से, रेनहोल्ड नेबुर के दर्शन से। देखिए जो मॉर्गेंथो है, जो मैन का जो नेचर है ह्यूमन का, एम्फेसाइज द यूनिवर्सल एनिमस डोमेंडी, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए व्यक्ति के अंदर शुरू से ही एक क्या होती है, शक्ति की इच्छा होती है, एक दूसरों पे राज करने की इच्छा होती है, दूसरे को अपने अधीन करने की या दूसरे को कंट्रोल करने की इच्छा होती है, या अपना हर जगह अपना ही चलाने की इच्छा होती है। अब ये जो डोमिनेट करने की जो इच्छा है, ये जो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, उससे क्या करता है जो व्यक्ति, जब वो शक्ति प्राप्त कर लेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, दूसरे जो व्यक्ति हैं, तो उसी को ये स्टेट के फॉर्म में बात करते हैं। जो मॉर्गेंथो है वो ये बोलते हैं कि स्टेट क्या चाहते हैं, शक्ति को एक्वायर करना चाहते हैं, पावर लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट है फिर वो अपने हित साधता है या दूसरे को कंट्रोल करता है उस शक्ति से या पावर से। अब देखिए इधर जो एनिमस डोमेंडी है वो क्या है, उसके अंदर मतलब क्या है कि देखिए जो व्यक्ति है ना, वो ना तो संत है, ना ही वो कांटियन फेलो है। इधर मतलब क्या हो, ना तो वो संत या साधु है, ना ही वो कांटियन क्या बोलते हैं कि व्यक्ति को उस मैगजिम में अपना व्यवहार करना चाहिए कि एट द सेम टाइम अगर दूसरा व्यक्ति भी उसी स्वरूप में उससे व्यवहार करे और तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तीसरे में क्या बोलते हैं, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ना ये दोनों को वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि इससे अलग है ये व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करूं और मैं दूसरों को डोमिनेट करूं। ठीक है, दूसरे को मैं गवर्न करूं, उस पर मैं अपना वर्चस्व है वो स्थापित करूं। और देखिए यही चीजें मॉर्गेंथो आगे क्या एम्फेसाइज करते हैं, जब आप शक्ति को एक्वायर करना चाहेंगे, दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व या अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना चाहेंगे, तो यही क्या करता है, राइज टू कंपटीशन एंड वॉर, यही प्रतिस्पर्धा और वार में आगे बदलता है। ठीक है, इसीलिए इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरत है हमें, बैलेंस ऑफ पावर, कि हर राज्य यही चाहता है कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। मगर आप कंट्रोल नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे आप, बैलेंस ऑफ पावर, कि उसके जैसा एक डम्मी, एक बैलेंस ऑफ पावर आपने क्रिएट करना है कि ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं किसके माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से। मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिप्लोमेसी होता क्या है, कूटनीति क्या होता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप शॉर्ट पे भी अवेलेबल है। तो डिप्लोमेसी के माध्यम से वो क्या करता है, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। फिर यही आगे जाके क्या होता है, रिलेशन ऑफ पावर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है।
कि किसके पास ज़्यादा पावर है, कैसे रिलेशन ऑफ पावर कैसे बन रहा है, किस देश के साथ कैसा संबंध है, किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आगे हम देखते हैं कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है, पॉलिटिकल रियलिज्म है, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। पहला क्या है उसमें, द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट। राज्य को वो एक प्रधानता के रूप में समझता है, एक प्रधान के स्वरूप में, एक मुख्य एक्टर, मुख्य अभिनेता के रूप में देखता है, और किसी को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम एज एनार्की। जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है वो क्या है, एक एनार्की है, एक क्योस है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अराजकता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को समझता है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझता है, ठीक है। उसके बाद आगे उसका जो और फीचर क्या है, द सेंट्रलिटी ऑफ पावर्स। सत्ता के केंद्रित्वता की ओर भी देखता है कि सत्ता का कोई ना कोई केंद्र होगा, उसे बैलेंस ऑफ पावर पे जाके बिलीव करता है। और जो मोरालिटी को वो इस सेंस में देखता है कि प्रैग्मेटिज्म एज मोरालिटी, ठीक है। जो व्यवहारिक है वही नैतिक है, ना कि नैतिक जो है वो व्यवहारिक है, नहीं। जो स्टेट रोल ले रहे हैं वही नैतिक है। मतलब जो नैतिकता है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, ठीक है। जो स्टेट कर रहे हैं रैशनल एजेंट के रूप में, जो अपने राष्ट्रहित को साधने के लिए, वही नैतिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, इनको अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए कि जो रियलिज्म है कैसे प्राइमेसी देता है स्टेट को, एक कलेक्टिव एक्टर के स्वरूप में एक अभिनेता चुनता है, ठीक है, सामूहिक नेता चुनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि देखिए रियलिज्म है, जो यथार्थवाद है, वो ये बात करता है कि हाँ ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक स्टेट चुना जाता है। ग्रुप जब ऑर्गेनाइज होता है तो स्टेट में कन्वर्ट होता है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में कन्वर्ट होता है। जब स्टेट ऑर्गेनाइज होता है तो वो एक रैशनल एक करेक्टर अपने आप में लेकर आता है, वो एक रैशनल एजेंट के स्वरूप में बनता है, ठीक है। रियलिज्म जो है वो ये बात नहीं करता कि बहुत सारे और भी पावर सेंटर होते हैं किसी राज्य के अंदर, इस बात को वो नकारता नहीं है, वो ये मानता है। मगर जब वो ऑर्गेनाइज होता है स्टेट तो एक ही प्रमुख होता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, जितने भी पावर सेंटर हैं स्टेट के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, केवल और केवल एक ही राज्य, एक ही एक्टर काम करता है। इस बारे को तो हमने जिक्र कर ही लिया था कि जो स्टेट को किसमें एक वेवेरियन सेंस में देखा जाता है, जिसमें क्या है, लेजिटिमेट ओवर मोनोपोली ऑफ वायलेंस, ठीक है, कि राज्य के पास ही केवल एक अधिकार है जो वायलेंस का यूज कर सकता है। अब देखिए ये सब चीजें होने के बाद ये जो रियलिज्म जो बात करता है, जो स्टेट को एक प्रमुखता प्रदान देता है, तो आगे जाके वो करता क्या है, एक वेवेरियन स्टेट भी देता है। तो आगे जाके ये बोलता है कि स्टेट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, स्टेट का जो मेन जो है वो क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है। वो अपने लोगों के प्रति वचनबद्ध है, ठीक है, वो अपने एक अच्छी लाइफ दे सके। तो सबसे मेन जो पॉइंट है, सर्वाइवल, सिक्योरिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सर्वाइवल को वो बनाए रखने के लिए वो फिर पावर की बात करते हैं, पावर रिलेशन की बात करते हैं कि कैसे पावर को मैक्सिमाइज करा जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बेसिक प्रेमाइज यही है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टेट में क्या है, देखिए अथॉरिटी होना और नहीं होने में क्या अंतर है। देखिए हम किसी समाज में रहते हैं, ठीक है, तो समाज का अर्थ क्या होता है कि यहां पे जो कमजोर है उसको आगे सहायता की दी जाएगी, ठीक है, ये होता है समाज। और जंगल क्या होता है, जहां पर जो कमजोर है उसको मार दिया जाता है, ठीक है, जिसका अस्तित्व नहीं रह पाता। तो देखिए जैसे ही हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो अगर आप वीक होंगे तो आपको जो बड़ी शक्ति है वो अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर पाएगी,
ठीक है। तो आप अपनी शक्ति को, अपने पावर को बढ़ाते रहिए, मैक्सिमाइज करते रहिए। यही यथार्थवाद का बेसिक पॉइंट है कि स्टेट जो मैक्सिमाइज करे अपनी जितनी भी पावर्स को, तभी वो सिक्योरिटी लेके आएगा, पीस लेके आएगा। क्लियर हुआ? और जैसे ही समाज के बाहर जाते हैं तो फिर वही लक्ष्मण रेखा वाला भी कॉन्सेप्ट आप लेके आ सकते हैं कि यहां से लेकर आपको प्रोटेक्ट करा जाएगा और यहां के बाद आपका कोई प्रोटेक्शन का कोई गारंटी नहीं है, कैसा भी सिचुएशन आ सकता है। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा जो टेक अवे क्या है कि जो फीचर ऑफ रियलिज्म क्या है, किस चीज का क्लेम करता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है, एनार्किकल है, कोई ऑर्डर नहीं है वहां पे। दूसरा क्या है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश कर सके। उसके बाद क्या है, स्टेट आर अंडरस्टूड टू बी सेल्फ हेल्प यूनिट, वो अपनी सहायता खुद ही करेंगे, ठीक है, उनका कोई मदद नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी पॉपुलेशन, अपनी टेरिटरी को बचाए रखने की, ठीक है। और इन्हीं सभी उद्देश्यों से हर राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर अपने एक्शंस को फॉर्मुलेट करता है, अपनी क्रियाएं करता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जहां पे हर कोई राज्य अपने हित को साधना चाहता है, अपने इसी चीज को मेंटेन करना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा, बैलेंस ऑफ पावर के लिए, बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू अपनी जितने भी उद्देश्य उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है, ठीक है, तो कोएलिशन करेगा, ठीक है। क्यों कोएलिशन करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोएलिशन करेगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, इसका मतलब ही यही है कि यूनियन बनाएगा, संघ बनाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स जैसे नीटो हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने के लिए। तो ये मेन पॉइंट और मेन क्रक्स है रियलिज्म का। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाला जो बात ये है कि देखिए ये जितना भी जो व्यवहारवादियों का, जो शास्त्रीय यथार्थवादी हैं, जो क्लासिकल रियलिस्ट है, इनके पास कोई सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ नहीं है, स्टडी नहीं है एनार्की के ऊपर। और ये जो एनार्की का जो आइडिया ये ड्रॉ कहां से कर रहे हैं, ये जो ह्यूमन नेचर के अंदर है, कि देखिए ह्यूमन नेचर कैसा है कि समाज के अंदर तो वो एकदम ठीक तरीके से रहेगा, एकदम कानून व्यवस्था के अंदर है। जैसे ही वो परिवार के अंदर जाता है, अपने पर्सनल स्पेस में जाता है, जंगल के अंदर जाता है, एक सीमा के बाहर जाता है, तब उसका स्वरूप देखिए कैसा वो ईगोइस्टिक हो जाता है, जब उसे कोई नहीं देख रहा हो। तो वो उस तरीके से सोच रहे हैं जो ये व्यवहारवादी है कि ये जितना भी जो ह्यूमन नेचर को लेकर जितना भी अंडरस्टैंडिंग है, उससे ही अपनी थ्योरी को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमने वर्ड करा था एनिमस डोंडी, जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर एक ऐसी महत्वाकांक्षा है कि वो शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करे और वो दूसरों पे कंट्रोल करे उस शक्ति के माध्यम से। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो अपनी थ्योरीज को बिल्ड कर रहे हैं, जो यथार्थवादी हैं। देखिए उसके बाद मॉर्गेंथो क्या कह रहे हैं, देखिए मॉर्गेंथो ने भी यही तर्क दिया है कि देखिए उन्होंने क्या है, राज्य को उसी पुरुष के तुलना में देखा, व्यक्ति की तुलना में देखा जो निराशावादी प्रवृत्ति के हैं, दूसरों पर हावी होने वाली सार्वभौमिक इच्छा के साथ रहते हैं। तो इसी स्वरूप में वो एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी अपने जो पड़ोसी हैं, जितने भी पड़ोसी हैं उन पर भरोसा करने के लिए असमर्थ हैं, ठीक है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको सुरक्षा की गारंटी दे सके, ठीक है। तो ये सब फियर है, यही सब डर है और यही सब अंडरस्टैंडिंग है जो यथार्थवाद की चिंतन को आगे ले जाती है। आगे यथार्थवादियों ने क्या बोला, ये तर्क दिया कि देखिए जो सिक्योरिटी है, जो पीस और सिक्योरिटी है, यही किसी व्यक्ति या किसी समाज की प्रोस्पेरिटी, कॉमर्स, जो ट्रेड है, डेवलपमेंट है, इसका प्री कंडीशन है एक। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो कैसे कोई समाज अपना विकास कर सकता है, अपने आप को समृद्ध कर सकता है, व्यापार कर सकता है।
तो ये दोनों कंडीशन है। तो इसीलिए राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पावर को अपनी मैक्सिमाइज करना चाहिए। पावर से पीस आएगा, सिक्योरिटी आएगा। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यथार्थवाद का। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो यथार्थवादी जो रियलिस्ट हैं वो क्या बात करते हैं कि आप अपनी नेशनल पॉलिसी या फिर जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसको किसके संदर्भ में आप संदर्भित करें, शक्ति के संदर्भ में संदर्भित करें। और शक्ति ही राष्ट्रहित से एक दूसरे से मिली हुई है, दोनों एक ही है। जैसे आप अपने राष्ट्र की शक्ति बढ़ाइएगा, शक्ति को इनहेंस करिएगा, वैसे ही आपका राष्ट्रहित भी बढ़ेगा, आगे होगा। आगे क्या बात करते हैं, शक्ति यथार्थवाद के सभी रूपों में मुख्य चर है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर यथार्थवादी शक्ति को मानता है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि इसकी माप और प्रकृति पर हर किसी का अलग अलग मत है। कोई चाहता है कि नहीं, अनलिमिटेड तौर पे हमें शक्ति प्राप्त करती रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए आप सबको कि शक्ति ही राष्ट्रहित है। ठीक है, और यही स्टेबिलिटी लेके आएगा, यही आपकी सुरक्षा करेगा, यही आपकी सहायता करेगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ही चलना है, इधर कोई और राज्य आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हालांकि अधिकांश यथार्थवादी शक्ति संतुलन के विचार के प्रति समर्पित हैं, और बहुत सारे यथार्थवादी क्या है, जो बैलेंस ऑफ पावर, डिवोटेड टू द आइडिया ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, की बैलेंस ऑफ पावर के विचार पर भी सहमत हैं या समर्पित हैं। दोनों बहुत सारे यथार्थवादी मानते हैं बैलेंस ऑफ पावर भी एक अच्छा मीन्स है या साधन है। अब देखिए ये जो रियलिज्म के दो ट्रेंड्स हैं, एक तो डिफेंसिव रियलिस्ट और एक ऑफेंसिव। डिफेंसिव क्या बोलते हैं कि ठीक है, इन्फिनाइट पावर नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम आप अनंत रूप से आप केवल असीम शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, असीम शक्ति की आवश्यकता नहीं है। और ऑफेंसिव वाले जो बोलते हैं कि नहीं, अब जितना हो सके उसको मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, ठीक है, और यही आपकी ऑप्टिमल सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो इस जो ऑफेंसिव है वो पावर की एकदम असीम, इनफाइनाइट की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि नहीं, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यथार्थवाद की पूरी संकल्पना को समझने के बाद, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझने के बाद, रियलिज्म का जो मेन कंसेप्ट है वो समझने के बाद, अब हम मॉर्गेंथो के जो सिद्धांत हैं रियलिज्म को लेकर एक बार उसको और देख लेते हैं। और ये सिद्धांत आप देखेंगे कि ये जो हमने पहले जितना भी डिस्कशन करा है उसका एकदम ऑर्गेनाइज वे में है, एकदम व्यवस्थित तरीके से मॉर्गेंथो ने ये 6 सिद्धांत दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रियलिज्म को लेकर। और इन्हीं से 6 सिद्धांतों की बहुत प्रमुखता है, और आपको यही 6 सिद्धांत अपने पेपर में भी लिख के आने हैं। देखिए पहला सिद्धांत क्या है, पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉ विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनीति होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो राजनीति होगी, वो कौन सी राजनीति होगी, ये जो राजनीति का जो स्वरूप होगा वो कौन सा स्वरूप होगा, जो ह्यूमन नेचर। अब जैसे हमने ऊपर ही जिक्र करा है कि ह्यूमन नेचर है कैसा, ह्यूमन नेचर क्या है, ईगोइस्टिक है, केवल अपना अपना देखने वाला है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अधीन करना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है। ठीक है, इससे अलग कोई और ऑब्जेक्टिव लॉज नहीं एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथो। तो कौन से लॉज में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्थित होगी, जो ह्यूमन नेचर में है, जो बेसिक ह्यूमन नेचर में जो रूट्स हैं ह्यूमन नेचर के, उसी का एक ऑर्गेनाइज वे में स्टेट भी उसी तरीके से व्यवहार करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपने जितने भी राष्ट्रहित को है उसको मैक्सिमाइज करेगा, शक्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। दूसरे सिद्धांत में राष्ट्रहित राष्ट्र शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो जो मॉर्गेंथो का जो ये दूसरा सिद्धांत है ये बहुत प्रमुख है।
ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका जितना भी नेशनल इंटरेस्ट है ना, उसे नेशनल पावर से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए नेशनल इंटरेस्ट पे एक अलग से वीडियो है कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है। अब देखिए किसी भी राज्य का प्रमुख उद्देश्य अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखना है। और यहाँ पे जो मॉर्गन थे वो क्या कर दे रहे हैं, वो नेशनल पावर से कनेक्ट कर दे रहे हैं कि आपके पास जितना नेशनल पावर होगा, जितना पावर होगा, आपके अपने उतने ही हितों को साध सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, हितों को पूरा कर सकते हैं। जो तीसरा प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक। इधर इसका ये क्या मतलब है कि जो हमारे हित हैं, जो राष्ट्र के हित हैं, वो हमेशा गतिशील है, वो एक जगह पे रुके नहीं है, वो बदलाव पूर्ण है। चौथे सिद्धांत प्रिंसिपल है, उसमें मॉर्गेंथो क्या बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मॉरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स, कि जितने भी नैतिक विचार हैं वो किसी भी स्वरूप में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे नहीं लागू कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं, कोई विश्व सरकार है नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इन प्रिंसिपल्स को बनाए रखे। और हर देश के प्रिंसिपल जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, वो अलग अलग होती है, जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम मॉरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यह उनका चौथा सिद्धांत था। आगे फिफ्थ प्रिंसिपल में वो डिफरेंशिएट करते हैं कि मॉरल एस्पिरेशन ऑफ अ नेशन वर्सेस यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल। इसके अंतर्गत यह बताने की प्रयास करते हैं मॉर्गेंथो कि देखिए कोई भी राष्ट्र है, नो डाउट उसके कुछ मॉरल एस्पिरेशंस होंगे, मगर जो वो एक्शंस कर रहा है, क्योंकि देखिए सभी जो एक्टर्स हैं, जो सभी जो स्टेट हैं, वो एक ही उनका इंटरेस्ट है कि वो हाउ टू मैक्सिमाइज देयर नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रहित को कैसे पूरा कर सके, उसको कैसे बनाए रखें। और यही यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल बनता है और इसी पे वह काम करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि नेशन का कोई अलग होगा, कोई सब्जेक्टिव होगा, नहीं। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल क्या है कि अपने जो राष्ट्रहित है उसको मैक्सिमाइज करना, और यही हर राज्य कर रहा है और इसी स्वरूप में राज्य को कार्य करना चाहिए। मॉर्गेंथो अपने सिक्स्थ प्रिंसिपल में क्या बात करता है कि ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना एक अपने आप में स्वायत्त है, उसमें जो राज्य जो कुछ कर रहा है अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, वो सब वाजिब है, ठीक है, वो एकदम स्वतंत्र है, वो एकदम स्वायत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो वॉर चल रहा है तो मॉर्गेंथो के हिसाब से तो वो ठीक है, क्योंकि हर कोई जो राष्ट्र है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, फॉर एग्जांपल जो अटैक्स हो रहे हैं स्मॉल कंट्रीज पे, तो यहाँ पे जो छोटे राष्ट्र हैं, जो कमजोर हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अलायंसेस फॉर्म करना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है। तो एक तरफ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं कि आप किस तरीके से अपनी स्थिति या सर्वाइवल, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरे स्वरूप से आप कैसे अपने हितों को बनाए रखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एकदम ऑटोनमस है, उसमें हर चीज जायज है, उस चीज की ओर मॉर्गेंथो हमारे इशारा करते हैं। थैंक यू। अगर आप सबको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इफ एनी सजेशन इज देयर। ओके, बाय बाय।